इसके बाद आशिया का हम आगे वाला राष्ट्र देखेंगे, वो था सिक्किम। भारत के जो आसपास के प्रदेश है वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, ये अंग्रेज़ों की क्या थी, मुख्य मंशा थी या मुख्य उद्देश्य था। अभी भारत की उत्तर सीमा में भूटान था, बंगाल था, नेपाल था और तिब्बत आदि राष्ट्रों से, आदि प्रदेशों से घिरा हुआ सिक्किम एक छोटा सा राष्ट्र था। 1815 में सिक्किम के जो शासक थे उन्होंने दार्जिलिंग के आसपास का प्रदेश ब्रिटिशों को सुपुर्द कर दिया। इसके स्थान पर सिक्किम शासक को ब्रिटिशों द्वारा भत्ता दिया जाने लगा। अभी सिक्किम डर गया कि हमारी भी वही बारी आने वाली है। तो सिक्किम के शासक ने क्या किया, जो दार्जिलिंग के आसपास का प्रदेश था वो ब्रिटिशों को दे दिया। इसके बदले में उसको पेंशन मिलती थी। फिर आगे चलकर डलहौजी ने क्या किया कि अतिरिक्त सेना को भेजकर सिक्किम के और कुछ क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिए, लेकिन उतने से मन नहीं भरा, इसलिए गवर्नर डलहौजी ने क्या किया कि बाकी के जो प्रदेश थे उसको भी अपने अधिकार में कर लिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिशों के लिए सिक्किम की सारी सीमाएं व्यापार के लिए खुल गई। इसके कारण भारत और तिब्बत आदि व्यापार की जो सीमा शुल्क के अधिकार थे वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले दिए। 1890 में ब्रिटिश चीन में संधि हुई थी। उसके अनुसार सिक्किम को ब्रिटिश संरक्षित राज्य माना गया। अब जो 1890 में क्या हुआ कि सिक्किम पूरी तरह ब्रिटिशों के हाथों में आ गया था। इसके पीछे क्यों सिक्किम को हाथ में लेना चाहते थे, क्योंकि दार्जिलिंग का जो क्षेत्र था वहाँ पर चाय के बागान बड़ी मात्रा में थे। उसको अंग्रेज संरक्षित करना चाहते थे, उस पर अपना अधिकार करना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि सिक्किम को मध्यवर्ती केंद्र बनाया अपने शासन का, और वहाँ से अंग्रेज अपनी विदेश नीति या आंतरिक नीति को चला रहे थे। परंतु सिक्किम का दर्जा एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखा गया। सिक्किम को पहले से ही स्वतंत्र राज्य का दर्जा ब्रिटिशों ने दे दिया। इसकी वजह से 1975 में सिक्किम की जो जनता थी उन्होंने भारत में शामिल होने के पक्ष में अपना वोटिंग किया। जो सिक्किम की जनता थी वो ब्रिटिशों के आधिपत्य में नहीं रहना चाहती थी, उनको भारत में समाविष्ट होना था या सहभागी होना था। इसके अनुसार लोगों की इच्छा के अनुसार वोटिंग लिया गया। उस वोटिंग ने सिक्किम की जनता ने भारत की तरफ से वोट किया, इसीलिए सिक्किम को भारतीय संघराज्य में एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और सिक्किम भारत का एक अविभाज्य भाग बन गया। उसके बाद हम जाएंगे भूटान। अभी जो भारत की उत्तरी सीमा क्षेत्र है और सिक्किम का पूर्व क्षेत्र है, उसके बाजू में भूटान है। इस प्रदेश को भौगोलिक और व्यापारिक दृष्टि में बहुत ज़्यादा महत्व है। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि भूटान से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। ये जो वॉरेन हेस्टिंग आ रहा है, डलहौजी आ रहा है, डफरिन आ रहा है, ये सब भारत के ही गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब ये आशिया में उपनिवेश स्थापित कर रहे थे अंग्रेज, उस वक्त अंग्रेजों का भारत पर वर्चस्व था, इसीलिए भारत का ही सब खर्चा हो रहा था। जो पैसा खर्च हो रहा था युद्ध पे, सैनिकों पे, वो किसका जा रहा था, भारत का जा रहा था। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि भूटान से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। इसका परिणाम क्या हुआ कि बंगाल से तिब्बत, यह भूटान से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग अंग्रेजों के लिए खुला हो गया। ये सब आजू बाजू के एक एक प्रदेश अंग्रेज अपने ताबे में ले रहे थे, क्योंकि उनको अपना व्यापार बढ़ाना था, इसीलिए उनको तिब्बत से भूटान जाने का मार्ग मिल गया। किंतु 1841 में एडन ने एक
आक्रामक भूमिका अपनाई। उसने क्या किया? 1865 में भूटान अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ। इसके पश्चात संधि हुई और भूटान द्वारा जीते गए क्षेत्र अंग्रेज़ों को वापस करना, इसके बदले ब्रिटिशों द्वारा भूटान के शासक को वार्षिक पेंशन भत्ता देना, यह बातें निश्चित हुई। भूटान और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ, उसके बाद उसमें संधि हुई और यह डिसाइड हुआ कि जो प्रदेश भूटान हार गया, भूटान ने जीत लिए हैं, उसको उन्हें ब्रिटिशों को वापस करना है और जो भूटान का शासक है उसको अंग्रेज़ क्या देंगे? उसके बदले में पेंशन देंगे। 1910 की संधि के अनुसार भूटान के शासक ने संरक्षण और विदेश नीति के अधिकार अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिए। चलो भाई, हम झुक गए और अंग्रेज़ों के हाथों में चले गए। भूटान के आंतरिक कामकाज एवं प्रशासन में हस्तक्षेप न करना अंग्रेज़ों द्वारा मान्य किया गया। 1910 में क्या हुआ? एक फिर से संधि हुई, उसमें सारे संरक्षण और विदेश नीति के अधिकार भूटान के शासक ने अंग्रेज़ों को दिए, लेकिन उसके बदले में उसने कहा कि भूटान का जो अंतर्गत शासन है उसमें अंग्रेज़ हस्तक्षेप ना करे, ये भी मान्य किया गया। भूटान 18 अगस्त 1945 को भारत एवं भूटान के मध्य एक समझौता हुआ और भूटान की विदेश नीति और संरक्षण संबंधी नीति में भारत की भूमिका सलाहकार राष्ट्र की हो गई। और फिर भूटान और ब्रिटिशों के मध्य बाद में जो परिस्थिति आई उसके अनुसार जो सलाह देने वाला राष्ट्र था वो कौन था? भारत था। अगर कुछ हो गया तो उसका सलाहकार कौन रहेगा? भारत रहेगा। इस तरह भारत की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण रही। उसके बाद हम देखेंगे तिब्बत में दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा। दलाई लामा का प्रभाव था रूस को रोकना और स्वयं को व्यापार में वृद्धि करने की दृष्टि से अंग्रेज़ों की नज़र तिब्बत पर थी। अभी रूस भी अपने पैर फैला रहा था, लेकिन उसको आगे जाने नहीं देना था। किसको? अंग्रेज़ों को। इसीलिए रूस को रोकने के लिए और व्यापार में वृद्धि करने के लिए अंग्रेज़ों को तिब्बत पर भी अपना शासन बिठाना बहुत ज़रूरी लगता था। उस वक्त जो गवर्नर था वो लॉर्ड कर्जन था। उसके समय में ब्रिटिश सेना तिब्बत की जो राजधानी थी ल्हासा, यहाँ तक आकर पहुँची और 1907 में इंग्लैंड और रूस में संधि हो गई। उस संधि के अनुसार तिब्बत में चीन के प्रभुत्व को सिद्धांततः मान्यता दी गई और दोनों ने भी पीछे हट गए और चीन को उसकी मान्यता दी गई कि इस आधार पर आगामी समय में चीन को तिब्बत पर संपूर्ण आधिपत्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो गया। यानी रूस और इंग्लैंड के इसमें जो चल रहा था तो उसमें चीन भी, उधर अगर जाओगे आप तो चीन की सीमा भी पास में ही है, तो चीन को यहाँ पर व्यापार करने की बोलो या तिब्बत पर अपने अधिकार स्थापित करने की अनुमति ब्रिटेन ने दे दी और इस तरह आगे चलकर तिब्बत पूरी तरह चीन के प्रभुत्व में आ गया। यहाँ पर हमारा एशिया में जो ब्रिटिशों ने उपनिवेशवाद फैलाया या उपनिवेश स्थापित किए, उसमें हमने म्यांमार देखा और नेपाल, सिक्किम, भूटान और तिब्बत में किस तरह उपनिवेश ब्रिटिशों ने अपने स्थापन किए, किस तरह व्यापार में वृद्धि की, ये हमने अभी देखा।